हिमाचल प्रदेश में 16 जून से जनगणना शुरू होगी। डायरेक्टर ऑफ सेंसस दीपशिखा शर्मा ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोर टू डोर जाकर डेटा जुटाने का काम 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जनता से 33 सवाल पूछे जाएंगे। दीपशिखा ने कहा कि पहले 8 प्रश्न इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे, मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। घर की स्थिति के बारे में है, घर कच्चा या पक्का, फ्लोर मटेरियल क्या है, यानी घर से जुड़ी जानकारी पहले 8 सवालों में होगी। 9 से 16 नंबर तक के प्रश्नों में परिवार में कितने सदस्य, मुखिया कौन, पुरुष महिलाएं कितनी, घर अपना या किराए का, कितने कमरे और घर का नंबर ऑफ मैरिड कपल कितने हैं। 17 से 25 नंबर के प्रश्नों में घर में बिजली, पानी, टॉयलेट, बाथरूम जैसी सुविधाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। 26 से 33 नंबर के सवाल रेडियो, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, कार, जीप, वैन इत्यादि सुविधाओं से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। दीपशिखा शर्मा ने कहा कि राज्य में जनगणना का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने जनता से सहयोग करने की अपील की। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत भी करना चाहूंगी और धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि आप सभी जनगणना जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रस्तुत हैं। और मैं आशा और विश्वास रखती हूँ कि आप जनगणना 2027 का जो संदेश है उसको हिमाचल के आम जनमानस तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद करेंगे। यदि हम जनगणना 2027 की बात करते हैं तो यह हमारे देश की 16वीं जनगणना है और जनगणना बहुत पुराने समय से की जा रही है, जिसका उल्लेख काफी पहले से हमारे पास है। 1871 के बाद आज तक यह 16वीं जनगणना है और इंडिपेंडेंस के बाद यह 8वीं जनगणना है। इसे जनगणना 2027 के नाम से जाना जा रहा है और जनगणना 2027 के बारे में विशेष बात यह है कि जनगणना को डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, सेंसस इन डिजिटल फॉर्म। और इसमें जनगणना कार्य निदेशालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जनगणना कार्य निदेशालय है ये गृह मंत्रालय के अंडर उनके दिशा निर्देशों के तहत कार्य करता है। गृह मंत्रालय में हमारा जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जिसे कि हम भारत के महाराज रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं, उसके अंडर यह जो कार्यालय है जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश आता है। इसी तरह से सभी स्टेट्स में जनगणना कार्य निदेशालय हैं। अब जनगणना कार्य निदेशालय सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाइजन करता है और जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से कंडक्ट कराने के लिए कार्य करता है। इसलिए हमारी जो भारत की 16वीं जनगणना है, हर बार की जनगणनाओं की तरह, क्योंकि जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है, इसे भी 2 फेजेस में किया जाएगा। जिसमें कि जो प्रथम फेज है उसे मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण कहा जाता है, जिसमें मकानों की सूची बनाई जाती है, हाउस नंबरिंग की जाती है और हमारे जो मकानों की स्थिति है या मूलभूत सुविधाएं हैं या परिसंपत्तियां हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न, नोटिफाइड क्वेश्चन जो है वो आम जनता से पूछे जाते हैं। जो हमारा दूसरा चरण होता है उसे जनसंख्या की गणना कहा जाता है। तो इस वक्त हम जनगणना के प्रथम चरण में हैं और आपने देखा होगा कि जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे फर्स्ट फेज से रिलेटेड है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण। हिमाचल प्रदेश में जो मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, यानी प्रथम चरण, उसे 16 जून से 15 जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। परंतु इस बार स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है। मतलब कि यदि कोई आम नागरिक अपने आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहता है तो उन्हें यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए स्वगणना पोर्टल है। आप sc.census.gov.in टाइप करके उस पोर्टल पर पहुंचकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जैसे आप उस पोर्टल पर पहुंचेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके सामने
लोकेशन पिन करने के लिए आएगी। लोकेशन पिन करने के बाद आपके सामने 33 प्रश्न आएंगे, जिनके बारे में कि आपको अपना डाटा भरना है। यदि आपको उसमें कोई दिक्कत आता है तो उसमें एक FAQ दिया होगा, उसका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस का आंसर्स को, डाटा को अपना फिलअप कर सकते हैं। और एंड में जब आप अपनी डिटेल्स को सबमिट करेंगे तो उसमें एक आपको आईडी जनरेट होगा, जिसे कि सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी कहा जाता है। उस आईडी को आपको संभाल के रखना होगा। बाद में जब हमारा फेज शुरू होता है, जैसे कि 16 जून से 15 जुलाई के भीतर, तो उस वक्त जो प्रगणक है वो हर घर में, हर स्ट्रक्चर में विजिट करेंगे। उस वक्त उनसे उस सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी को शेयर किया जाएगा और वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी के मैच करने पर बाद में वो जो भी घर में उपस्थित होते हैं उनके साथ उन प्रश्नों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। इस तरह से जो हमारे लोग हैं, आम जनता है, उन्होंने यदि स्वगणना में पार्टिसिपेट किया है तो उनका डाटा फाइनली पोर्टल पर फैच हो सकता है। इससे हमारी जो प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा सरल हो जाती है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से हमारी हिमाचल की जनता से यह भी आह्वान करूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वगणना करके जो है इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। यदि कोई इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं तो भी प्रगणक को आना ही है, हर घर में आना है, हर घर की नंबरिंग होगी और जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित किया जाएगा। और ये जो हमारा प्रोसेस चलेगा, ये 1 महीने का प्रोसेस है जो कि 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा, हमारे जनगणना के प्रथम चरण का। तो ये जनगणना के बारे में एक बेसिक डिटेल थी। इसके बारे में आगे मैं आपको जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है हमारी, इसके थ्रू मैं आपको और भी ज्यादा जितनी भी निटी-ग्रिटीज हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इसकी आउटलाइन इस तरह से है कि पहले हम सेंसस के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि सेंसस क्या है, कब से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम जनगणना 2027 के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या फेजेस हैं, डिटेल में बात करेंगे और इसके लिए हमने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, हम किस तरह से जनगणना को हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करने वाले हैं। और तीसरा कि जनगणना में कौन कौन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनगणना जो है उसे डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने वालों को भी और जो हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं उनको भी और हमारी आम जनता को भी, जिसके फायदे होंगे और हमारा प्रोसीजर और भी ज्यादा आसान होगा। और बाकी चीजें जो हैं जो भी इन दोनों फेजेस में आएंगी उनके लिए हमें फायदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड। जनगणना के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो जनगणना है ये एक यूनियन सब्जेक्ट है और ये सीरियल नंबर 69 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी जनगणना कार्य निदेशालय हैं वो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में स्टेट से लाइसेंस करते हुए कार्य करते हैं। अगर लीगल फ्रेमवर्क की और लीगल बैकिंग की बात की जाए तो जनगणना कराने के लिए हमारा जनगणना अधिनियम 1948 है और सेंसस रूल्स 1990 हैं। इनमें जो भी निहित जितने भी सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, वो पावर्स प्रोवाइड करवाते हैं जिसके थ्रू की हम जनगणना को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 15 में बताया गया है कि जो इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन है, डाटा है, जैसे कि हम हर घर में जाएंगे और प्रश्न पूछेंगे तो वो कॉन्फिडेंशियल है। हम आने वाली स्लाइड्स में भी इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसी तरह से हमारा जो एक आम नागरिक है उसे सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे जनगणना अधिनियम के तहत, और जो हमारे प्रगणक हैं वो घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे इसी अधिनियम के तहत। दोनों को इसमें सहयोग देना होगा। उसी तरह से मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि सेंसस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेंसस को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ कंडक्ट किया जाता है। मतलब कि जो जनगणना कार्य निदेशालय है वो अलग अलग लेवल पे जो है ट्रेनिंग शेड्यूल कराता है और जो हमारी मैं कहूँगी हमारी सफलता इसी काम पे निर्भर करती है कि हम अपनी ट्रेनिंग को कितने अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं। हमारा जो बेसिक काम है वो ट्रेनिंग कंडक्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है असल में जनगणना उन्हीं को कंडक्ट करानी है। जैसे कि हमारे
जो भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं या हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं वो हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं, और उसी तरह से जो हमारे तहसीलदार हैं वो हमारे चार्ज ऑफिसर हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल पे अलग अलग अधिकारियों को भूमिकाएं दी जाती हैं, और इसमें जो हमारे सेक्रेटरी जीएडी हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के सेक्रेटरी हैं, वो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं सेंसस के लिए। तो जितनी भी मसले होते हैं हमें टाई अप करने के लिए वो हम सेक्रेटरी जीएडी के थ्रू जो है वो डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, इसकी भी नोटिफिकेशन होती है प्रॉपर, और फिर जो है वो अपने एरियाज में ज्यूरिसडिक्शंस में जनगणना को कंडक्ट करते हैं। लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था, हालांकि सेंसस 2021 में भी शेड्यूल था और कुछ तैयारियां की गई थी, परंतु आप सभी को जैसा कि विदित है कि कोविड-19 के कारण जो है उसे रोकना पड़ा था, इसलिए अब जो सेंसस है ये सेंसस 2027 है और यह 16वीं जनगणना है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी, और इंडिपेंडेंस के बाद 8वीं जनगणना है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा जनगणना कार्य निदेशालय है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंडर आता है, जिसमें कि अपेक्स पे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उसके बाद यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, उसके बाद में हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल हैं, जिन्हें कि भारत का महाराष्ट्र रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहा जाता है। उनके अंडर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन जनगणना कार्य निदेशालय हैं सभी अलग अलग स्टेट्स के। तो हर स्टेट में, हर यूटी में एक जनगणना कार्य निदेशालय है। अब जो जनगणना कार्य निदेशालय है वो स्टेट के नोडल ऑफिसर के साथ में और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में टाई अप करके जनगणना की जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, उसको कंडक्ट करने के लिए काम करता है। हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं वो हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं और वो अपने अपने एरियाज में जनगणना को कंडक्ट करवाते हैं। हमारे जो तहसीलदार हैं उन्हें चार्ज अफसर, जनगणना की भाषा में चार्ज अफसर कहा जाता है, और उसी तरह से अलग अलग अधिकारियों को जो है वो नोटिफाई किया गया है। और हमारे जो जमीनी स्तर पर आते हैं हम उन्हें प्रगणक एवं पर्यवेक्षक, प्रगणक मतलब गणनाकार जो कि घर घर जाएंगे, और उनके ऊपर जो है वो 6 प्रगणकों के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक। 6 प्रगणकों पे एक पर्यवेक्षक होते हैं, और ये जो प्रगणक हैं ये जमीनी स्तर पे जाके जो जमीनी यूनिट है जनगणना के लिए उसे कहा जाता है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, या अगर हमारा फर्स्ट फेज है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन तो उसमें उसे कहा जाएगा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। अगर हम सेकंड फेज में हैं जनसंख्या की गणना में तो उसे कहा जाएगा इन्यूमरेशन ब्लॉक। बेसिकली इट इज अ ब्लॉक जिसकी की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि इतने हाउस होल्ड होने चाहिए, 120 से 150, और जो जनसंख्या है वो 600 से 800 की होनी चाहिए। सो उसको जो है हमारे चार्ज ऑफिसर उसको मार्क करते हैं, उस इन्यूमरेशन ब्लॉक को कार्व आउट करते हैं, और क्योंकि इस बार जो जनगणना है उसे डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है इसीलिए उसको डिजिटली वो कार्व आउट करेंगे। उस पर्टिकुलर एरिया में जो मैंने आपको ब्लॉक कहा उसमें हमारे इन्यूमरेटर जो है वो हर घर जाएंगे, उसमें हर घर की नंबरिंग की जाएगी, और जो 33 नोटिफाइड क्वेश्चंस हैं आपको आपके फोल्डर्स में जो है प्रिंट आउट्स मिला होगा एक, उसमें सारे प्रश्न बताए गए हैं, 33 प्रश्न, वो ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर हम जनगणना की नोटिफिकेशन की बात करें तो जनगणना की जो नोटिफिकेशन है, इनिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार जो रेफरेंस डेट है वो 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027 है। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जनगणना के दूसरे फेज के बारे को बताया गया है। जो जनगणना का दूसरा फेज है वो पूरे देश में फरवरी के महीने में कंडक्ट होता है, परंतु जो राज्य हैं हिमाच्छादित हो जाते हैं, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, ये हिमाच्छादित हो जाते हैं, तो इसमें उस समय ये कार्य करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उसी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उसमें जनगणना का जो सेकंड फेज है उसे सितंबर के महीने में किया जाएगा, जिसके लिए की रेफरेंस डेट 00 आवर्स ऑफ 1 अक्टूबर है। तो इस तरह से जो नोटिफिकेशन होती है वो होती है, परंतु जो जनगणना का प्रथम चरण होता है वो कोई भी प्रदेश की सरकार अप्रैल से सितंबर के महीने में कंडक्ट करवाती है। जैसा कि आपको पता चला होगा कि अलग अलग जगह से आपको पता चल रहा होगा कि बाकी स्टेट्स में जनगणना चल रही है, फर्स्ट फेज की या कवर अप हो चुकी है, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको पहले नोटिफाई किया है फर्स्ट फेज को। हिमाचल के लिए
एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि हमारी जो जनगणना का प्रथम चरण है वो 16 जून से 15 जुलाई के लिए नोटिफाई किया गया है और हमारे प्रथम चरण का नाम है हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस। इसमें जो हमारे घर की स्थितियां होती हैं, हमारे घर की जो एमिनिटीज होती हैं, हमारे घर की जो पोजेशंस होती हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट की जाती हैं। और जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज है जो कि फरवरी और सितंबर के महीने में स्नो बाउंड एरिया में किया जाएगा, उसमें हमारी जो डेमोग्राफिक डिटेल्स होती हैं, सोशियो कल्चरल डिटेल होती हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, इस तरह का जो डाटा होता है उससे संबंधित प्रश्न है वो उस समय कलेक्ट किए जाएंगे। फिलहाल के लिए जो हमारे प्रश्न हैं वो प्रथम चरण के लिए नोटिफाइड हैं और हमारा जो नोटिफिकेशन है वो प्रथम चरण के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने की है। अब आते हैं फिर से एक बार कि जो गजट नोटिफिकेशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 16 जून 2025 को नोटिफाई कर दी थी, जिसमें कि मैंने आपको वो 00 रेफरेंस आवर्स वाला पढ़ के एक्सप्लेन किया। सेम को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10/7/2026 को नोटिफाई किया था कि हाँ हम हिमाचल में जनगणना को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो 7/1/2026 को फर्स्ट फेज की नोटिफिकेशन आई और जिसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 24/3/26 को रिपब्लिश किया कि फर्स्ट फेज हम कंडक्ट करेंगे। और जो प्रश्न थे वो 22/1/2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए और सेम प्रश्नों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में नोटिफाई किया। जनगणना में जो भी फेजेस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रथम चरण है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस पीरियड, जो कि अप्रैल से सितंबर के महीने में प्रदेश सरकारें कभी भी जिसे एक महीने में कंडक्ट कर सकती हैं। तो फर्स्ट फेज हमारा 16 जून से 15 जुलाई के बीच में है और आम जनता पार्टिसिपेट करे, स्वगणना को ऑप्ट करे, इसलिए स्वगणना पोर्टल बनाते हुए 1 जून से 15 जून के बीच में पोर्टल एक्टिव होगा 1 जून को, और 1 से 15 के बीच में ही आप अपनी जानकारी, आम जनता, हम हिमाचल के लोग अपनी जानकारी को पोर्टल में जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर हम जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल 33 प्रश्न जो हैं उनको नोटिफाई किया गया है और 33 प्रश्नों में पहले 8 जो प्रश्न हैं वो घर की स्थितियों के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि जो ये लाइन नंबर है, बिल्डिंग नंबर है, इस तरह के होते हैं। ये हम जो अपने इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर होते हैं उनको बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और जो ट्रेनिंग होती है बहुत इंटेंसिव होती है, तो उसमें उनको पूरा बताया जाता है कि उन्होंने लाइन नंबर कैसे डालना है, हाउस नंबर उन्होंने कैसे डालना है, सेंसस हाउस नंबर उन्होंने कैसे डालना है। उसके बाद में जो प्रश्न आता है वो इस तरह से है कि फ्लोर का मटेरियल क्या है ना। फिर आता है कि वॉल का मटेरियल क्या है, क्या ब्रिक है या लकड़ी है या किस चीज का मटेरियल है। और जो भी वो डाटा कलेक्ट करेंगे उसके लिए ड्रॉप डाउन बटन्स बने होंगे। पहले हमारे स्केड्यूल होते थे, पेपर स्केड्यूल, आपको पता होगा कि घर घर में जो लोग जाते थे वो पेपर स्केड्यूल अपने साथ लेके जाते थे और फिर प्रश्नों के आंसर जो हैं वो स्केड्यूल में दर्ज करते जाते थे। बट इस बार क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान है, जो ऐप है, आप आगे आपसे बात करेंगे, HLO ऐप कहते हैं उसे, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO ऐप। वो ऐप जो है हमारे प्रगणक अपने मोबाइल में उसको ओपन करेंगे और यही प्रश्न सामने आएंगे अलॉन्ग विद द ड्रॉप डाउन ऑप्शंस, जो कि पहले पढ़ के करनी पड़ती थी, फिर पूछना पड़ता था कि अच्छा आप बताइए मटेरियल क्या है वॉल का, फिर वो बताते थे, फिर उसको उसमें कोड भरा जाता था। वो सारे कोड अब ड्रॉप डाउन बटन में आएंगे, जैसे कि हमें नॉर्मली ऑप्शंस आती हैं। तो जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हर बार जब हमारे सामने ड्रॉप डाउन बटन्स खुलेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू ऐड दी डाटा एंड कंफर्टेबल ऑल्सो, सिंस वी डू नॉट हैव टू कैरी दी स्केड्यूल और मैनुअल और बहुत सारी चीज़ें हमें अपने साथ नहीं ले जानी पड़ेंगी। तो प्रोसेस जो है वो इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो ये है कि प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ क्या है। डिफरेंट टाइप के अगर मटेरियल है तो उसमें प्रीडोमिनेंट सबसे ज़्यादा जो घर में यूज़ हुआ है मटेरियल क्या है, डिसाइडिंग पॉइंट ये है। उसके बाद में घर का क्या इस्तेमाल है, क्या वो आवासीय पर्पस के लिए है या वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उस तरह से भी ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस हैं और उस तरह से वो उसको भरेंगे। फिर आता है कि घर की स्थिति कैसी है, क्या कैसी हालत है उसकी।
तो ये सारे जो 8 प्रश्न हैं वो कंडीशन ऑफ हाउस, घर की स्थिति कैसी है उससे रिलेटेड हैं। जो नेक्स्ट के प्रश्न हैं 9 से 16 वो हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन के बारे में आते हैं, जिसमें कि हाउस होल्ड का नंबर, जो कि हम अपने प्रगणकों को सिखाएंगे कि उसको कैसे डालना है, वो सारी निटिग्रिटीज जो है वो उनको ट्रेनिंग के दौरान इम्पार्ट की जाती हैं। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रिजाइडिंग इन द हाउस, कितने लोग रहते हैं, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, वेदर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड बिलोंग्स टू SC ST एंड अदर्स, घर का ओनरशिप स्टेटस क्या है, अपना है, किराए पे है, क्या है, अदर है, नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम, कितने कमरे हैं, रहने योग्य कमरे जिसमें लोग रहते हैं जो कि हाउस होल्ड की पोजेशन में हैं, और नंबर ऑफ मैरिड कपल, कितने रहते हैं घर में। तो